हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 53 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 7, विषय है सामाजिक विज्ञान। ठीक है। प्रकरण है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। उसके बाद है अवधि, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनर फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र शीतोष्ण घास स्थलों के जीवन के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र प्रेयरी की जलवायु के बारे समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र प्रेयरी की वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे समझ सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरा कक्षा यानी पूरा 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा वनों से संबंधित जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। कुछ छात्र उत्तर देंगे भोजन, तो कुछ छात्र उत्तर देंगे जल, और कुछ छात्र उत्तर देंगे वायु। ठीक है। लेकिन आपको वही शब्द लेना है जिससे कि आप प्रकरण निकाल पाएंगे। ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक भोजन शब्द को लेकर दूसरा प्रश्न करते हैं भोजन किससे बनाते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देते हैं लकड़ी, कोयला, गैस। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वनों से। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, वनों में हमें क्या क्या दिखाई देता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पेड़ पौधे, वन्य जीव, घास इत्यादि। ठीक है, उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, जिन स्थानों पर अधिकांश घास पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं घास स्थल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक छठा प्रश्न करते हैं, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग भूगोल के शीतोष्ण घास स्थल में जीवन पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है? प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे शीतोष्ण घास स्थल और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, जिन प्रदेशों में पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। ठीक है, घास स्थल के विकास में जलवायु एवं मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं दूसरा है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी तथा अफ्रीका का वेल्ड प्रसिद्ध शीतोष्ण घास मैदान है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे शीतोष्ण घास स्थल। पहला पॉइंट में लिखेंगे जिन प्रदेशों में पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं दूसरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, घास स्थल किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं जिन प्रदेशों में पादप जीवन में घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल कितने भागों में बांटा गया है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए इसमें 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं, प्रेयरी किसे कहते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे प्रेयरी और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में यह प्रदेश पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक के मध्य फैला हुआ है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग सम्मिलित हैं। यह घास का विशाल क्षेत्र है जिसमें बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। यहाँ 2 मीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। ठीक है,
और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, ठीक है। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे प्रेयरी। पहला पॉइंट में लिखेंगे उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उत्तरी अमेरिका में यह प्रदेश पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक के मध्य फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं प्रेयरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं उत्तरी अमेरिका में कितनी ऊंची घास पाई जाती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं प्रेयरी की जलवायु कैसे होती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो अच्छा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे प्रेयरी की जलवायु और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। महासागरों से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। प्रेयरी का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री से भी अधिक है। इस कारण इसके दक्षिणी भाग का तापमान अधिक एवं उत्तरी भाग का तापमान कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है, ठीक है। यहाँ वार्षिक वर्षा अनिश्चित, अनियमित तथा अल्प मात्रा में होती है। कम वर्षा तथा अधिक तापमान यहाँ घास के विकास के लिए अनुकूल है, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे प्रेयरी की जलवायु। पहला पॉइंट में लिखेंगे महासागरों से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रेयरी का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री से भी अधिक है। इस कारण इसके दक्षिणी भाग का तापमान अधिक एवं उत्तरी भाग का तापमान कम होता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं प्रेयरी प्रदेश में कैसे जलवायु पाई जाती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे प्रेयरी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करेंगे प्रेयरी प्रदेश की मिट्टी कैसे होती है। दूसरा प्रश्न करेंगे प्रेयरी प्रदेश की जलवायु कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे प्रेयरी घास मैदान का विस्तार एवं आर्थिक जीवन की व्याख्या करें, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके ही बता सकते हैं।